हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फैजाबाद। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास में हम कराने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस, और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपकी शॉर्ट स्टोरी द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, जिसको लिखा गया है एच.सी. वेल्स के द्वारा, इस पर आधारित होने वाले हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने इस शॉर्ट स्टोरी की एक डिटेल समरी कराई है। जिन्होंने नहीं देखी हो वे सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी क्लासेस आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो चलिएगा, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी शॉर्ट स्टोरी द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के टेक्स्ट पर आधारित हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, व्हाट इवेंट लेड टू द आइसोलेशन ऑफ द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। यहाँ पर कंट्री ऑफ द ब्लाइंड जो है वो उस वैली का नेम है जहां पर जितने भी ब्लाइंड थे वो सभी रहते थे। ठीक है, आप लोगों ने स्टोरी पढ़ ली होगी तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि वो कौन सा इवेंट था, कौन सी घटना थी जिसने उस वैली को जहां पर ब्लाइंड पीपल रहते थे उसको बिल्कुल आइसोलेटेड यानी कि बिल्कुल अलग कर दिया था बाकी की दुनिया से। तो यहाँ पर दिया गया है मिंडोबम्मा आउटब्रेक, यानी मिंडोबम्मा का जो प्रकोप था वह आईसी पास डिस्कवरी, ठीक है ना, ऑपुर्बियन हाफ ब्रीड्स अराइवल या स्पेनिश रूलर्स टायरेनी। तो आपने जब कहानी को पढ़ा था तो आप लोगों ने देखा था कि एक आउटब्रेक हुआ था, प्रकोप हुआ था नेचुरल, जिसको हम मिंडोबम्मा आउटब्रेक के नाम से इस कहानी में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वाई डिड अ फैमिली ऑफ पेरुवियन हाफ ब्रीड्स। ये एक फैमिली है जो पेरुवियन हाफ ब्रीड्स के नाम से इसमें जानी जाती है। तो वाई डिड अ फैमिली ऑफ पेरुवियन हाफ ब्रीड्स इनिशियली कम टू द वैली, यानी कि ये उस ब्रीड, उस समुदाय का नेम है जो समुदाय उस द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड नाम की जो वैली है जिसमें आकर वो लोग रहे थे, ठीक है ना, उनकी बात हो रही है। तो वे इनिशियली क्यों आए थे उस वैली में, रीजन क्या था? ऑप्शंस हैं, एस्केपिंग अ स्पेनिश रूलर्स ऑपरेशन, यानी कि एक स्पेनिश रूलर था, उसके ऑपरेशन, उसके अत्याचार से बचने के लिए, या फिर एक्सप्लोरिंग द इक्वेबल मीडोज, यानी कि कुछ चारागाहों को देखने के लिए, फ्लीइंग फ्रॉम द मिंडोबम्मा आउटब्रेक, या फिर ये जो मिंडोबम्मा आउटब्रेक, ये जो प्रकोप हुआ था इससे बचने के लिए, या सर्चिंग फॉर अ लॉस्ट लीजेंड, या फिर किसी लॉस्ट लीजेंड को सर्च करने के लिए। तो याद रखेंगे, स्पेनिश रूलर्स के ऑपरेशन से बचने के लिए ये जो पेरुवियन हाफ ब्रीड था, ये लोग यहाँ पर इस वैली में स्टे करने के लिए आए थे। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड बिकम परमानेंटली कट ऑफ फ्रॉम द एक्सप्लोरिंग फीट ऑफ मैन, यानी कि जो लोग थे जो एक्सेस कर सकते थे उस वैली को, ऐसा क्या हुआ था कि जो वैली थी यानी कि कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, ये परमानेंटली कट ऑफ हो गई थी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से। रीजन क्या था इसके पीछे? ठीक है, तो रीजन दिए गए हैं, लैंड स्लाइड्स ऑन द पैसिफिक स्लोप, यानी कि पैसिफिक क्षेत्र में लैंड स्लाइड हुआ था जिसके कारण ये बिल्कुल अलग हो गया था, या फिर कोलैप्स ऑफ द ऑर्का क्रेस्ट, यानी ऑर्का की जो पहाड़ियां थी वो कोलैप्स हो रही थी, अब नीचे ढह रही थी, या फिर आईसी पास क्लोजर, या फिर मिंडोबम्मा आउटब्रेक। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको बड़े ध्यान से आंसर देना है। तो मिंडोबम्मा आउटब्रेक था, वो एक प्रकोप था जो कंप्लीटली सारी चीजों को एसोसिएट करता है, लेकिन इसका जो मुख्य रीजन था वो क्या था? मुख्य रीजन था कोलैप्स ऑफ द एरोका क्रेस्ट। जो एरोका की जो पहाड़ी थी, चट्टानें थी, वो क्रैक हुई थी, और वहां पर जो वैली से निकलने वाले जो रास्ता था उसको इस क्रैक के द्वारा, यानी इन क्रेस्ट के द्वारा बिल्कुल ब्रेक कर दिया गया था, जिसके कारण ये जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड था, यानी ये जो वैली थी, ये क्लोजली कंप्लीट क्लोज हो गई थी। ठीक है, और ये बाकी की दुनिया से अलग हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मिंडोबम्मा आउटब्रेक। अभी जो प्रकोप था मिंडोबम्मा आउटब्रेक, इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, सारी चीजें अच्छी से एसोसिएटेड है। तो इसमें क्या हुआ था? 17 डेज ऑफ कंटिन्यूअस नाइट इन क्वेटो, क्वेटो नाम की जो जगह है वहां पर 17 डेज का कंटिन्यूअस नाइट रहा था। बॉइलिंग वाटर ऑफ यागुकी, ये एक जगह है, यानी कि एक रिवर टाइप का वाटर बॉडी है, तो उसका जो पानी था वो बॉयल होता रहा था। इस डाइंग एज फॉर गाइकिल, इस क्षेत्र की जितनी भी मछलियां थी वो मर रही थी, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे रीजन थे, यानी ये सारे जो घटनाएं थी वो हो रही थी।
तो मिंडोवामा आउटब्रेक एक बहुत ही टेरिबल आउटब्रेक था जिसमें ये सारी घटनाएं हुई थी। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड वन ऑफ अर्ली सेटलर, यानी कि जो शुरुआती सेटलर थे, जो सबसे पहले उस वैली में रहने आए थे, हाउ डिड वन ऑफ द अर्ली सेटलर, उनमें से एक सेटलर जो था, एंड अप ऑन द एक्सेसिबल साइड ऑफ गोर्ज, गोर्ज का मतलब एक तरीके से घाटी ही होता है, ठीक है। तो उसने अपना जो एंड था, यानी कि उसका जो लाइफ स्टाइल था वो कैसे अंत हुआ था, उसकी जो जिंदगी थी कैसे समाप्त हुई थी इस घाटी में। तो यहां दिया गया है, ही नेविगेटेड द गोर्ज सक्सेसफुली, उसने गोर्ज को सक्सेसफुली नेविगेट कर लिया था। ही एस्केप्ड ड्यूरिंग द मिंडोवामा आउटब्रेक, और वो इस प्रकोप के दौरान बच गया था। ही वाज ऑलरेडी देयर व्हेन द वर्ल्ड शुक, जब दुनिया हिली, जब यानी कि अर्थक्वेक आया था, तब वह व्यक्ति वहां पर ऑलरेडी था, कहां पर, उस घाटी में। ही ब्राइब्ड हिज वे थ्रू, या फिर वो किसी तरीके से वहां से चला गया। तो देखिए याद रखिएगा, ये जो कहानी है, जब कहानी की स्टार्टिंग होती है तो कहानी में नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें दिखाया जाता है, तो कहानी किसकी दिखाई जाती है, अर्ली सेटलर्स की कहानी बताई जाती है कि किस तरीके से कहानी वहां पर स्टार्ट हुई थी, कैसे घाटी थी जहां पर पुराने लोग रहा करते थे और कैसे वहां पर वो सेट हुए थे। तो ये जो अर्ली सेटलर थे, ये ऑलरेडी उस स्पेनिश रूलर की टायरनी से बचने के लिए उस घाटी में आकर छुपकर रहने लगे थे, यानी वो ऑलरेडी वहां पर थे। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो अर्ली सेटलर वाज ऑलरेडी देयर व्हेन द वर्ल्ड शुक, जब धरती हिली, जब भूकंप आया, तो वह ऑलरेडी वहां पर था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, और एक और चीज, यहां पर ये जो अर्ली सेटलर ही, ये जो वर्ड आ रहे हैं, ये उस समुदाय के लिए आ रहे हैं जो वहां पर रहते थे, या फिर वह व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा हो रही है। ध्यान दीजिएगा, वह माउंटेनियर जो जाएगा यहाँ पर स्लिप होकर, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो व्हाट डिड द अर्ली सेटलर हैव टू अबांडन, जो अर्ली सेटलर था उसको क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ी, व्हेन द वर्ल्ड शुक, जब अर्थक्वेक यानी कि जब ये भूकंप आया, तो गोल्ड एंड रिचेस यानी कि अपने धन संपदा, हिज वाइफ एंड चाइल्ड यानी कि अपने बीवी बच्चे, लिव स्टॉक एंड पोजेशंस रहने की सारी चीजें, एंड द इक्वल मीडोज और अपने जो चारागाह थे वो। तो याद रखिएगा, उसको अपने बीवी बच्चे वगैरह सारी चीजें छोड़नी पड़ी थी। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, हाउ डिड द सेटलर हु वाज ऑन द एक्सेसिबल साइड ऑफ गोर्ज मीट हिज एंड। तो यहां पर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से है, ही डेड इन द माइंस एज पनिशमेंट, जब भूकंप आया, जब आउटब्रेक हुआ, तो वह उन माइंस में दबकर मर गया। ठीक है, ये कहानी आगे चल के आपको समझ में आएगी कि ये क्यों आया था यहाँ पर, जिससे ये माइंस में दब के मर गया था। ऑलरेडी ये वहां पर वैली में था, बट ये वहां से बाहर आया कुछ सामान लेने के लिए, और तभी क्या हुआ, आउटब्रेक हुआ, और ये उस घाटी में माउंटेन्स में माइंस में दब के मर गया था। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस डिड द मिंडोवामा आउटब्रेक हैव ऑन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वैली, यानी ये जो प्रकोप था, ये तो आउटब्रेक था, इसका क्या प्रकोप हुआ, क्या इसका प्रभाव पड़ा था उस वैली पर। तो इसने क्या किया, इट ओपन अप न्यू पथ्स, इसने नए रास्ते खोल दिए। तो भाई नए रास्ते तो इसने खोले नहीं थे, बंद कर दिए थे। इट क्रिएटेड मोर गोर्ज, इसने बहुत सारी नई घाटियों का निर्माण कर दिया। तो ऐसा नहीं हुआ था। इट परमानेंटली क्लोज ऑफ द वैली, इसने उस घाटी को परमानेंटली क्लोज कर दिया था, कोई अंदर आ नहीं सकता, कोई बाहर जा नहीं सकता था। यहां दिया इट हैव नो इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट न हो किसी आउटब्रेक का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्टोरी ऑफ अर्ली सेटलर गिव राइज टू, यानी ये जो स्टोरी है अर्ली सेटलर की, वो किस तरीके का राइज करती, क्या चीज हमें दिखाती है। अ न्यू सेटलमेंट इन द वैली, अ लीजेंड दैट लिंगर्स इन द एंडीज। तो एंडीज माउंटेन रेंज जो है, यानी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी हमें क्या है, एक लीजेंडिकल स्टोरी यहाँ पर याद रही है, मतलब हमें शो होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वाटर योगिची, ये मैंने आपको बताया था कि वाटर बॉडी है, तो इसके पानी की जो कंडीशन थी वो क्या थी, किस समय पर, जो मिंडोवामा आउटब्रेक यानी जो प्रकोप हुआ था इस नाम का, तो यहाँ का जो पानी था वो कैसा रहा था। शुरुआती तौर पे बताया था कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, तो इसका जो पानी था वो कैसा था, बॉइलिंग हो रहा था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई डिड द मैन वेंचर बैक, यानी कि वह व्यक्ति जो अर्ली सेटलर था उनमें से एक व्यक्ति था, वो वापस दोबारा क्यों आया, कहां पर, बैक फ्रॉम द इसोलेटेड वैली, यानी जो इसोलेटेड वैली थी यहाँ पर ये लोग सेट हो गए थे, फिर यह व्यक्ति इनमें से एक व्यक्ति जो अर्ली सेटलर था उनमें से वापस क्यों आया। सपोज करिए कि ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है और ये इस वैली में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर आकर ये बस गए, फिर इस वैली में से ये लोग एक व्यक्ति यहाँ पर क्यों आया। तो टू एस्केप अ स्ट्रेंज डिसीज, एक अजीब बीमारी से बचने के लिए, टू सीक अ चार्म, किसी तरीके का मैजिकल या फिर एंटीडोट अगेंस्ट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस से बचने के लिए कोई एंटीडोट या किसी जादू की खोज में, टू फाइंड बेटर क्लाइमेट, कोई अच्छा क्लाइमेट तलाशने के लिए, या टू एक्सप्लोर द पाइन फॉरेस्ट, या फिर पाइन फॉरेस्ट तलाशने के लिए। तो जब वहां पर बीमारी यानी कि ब्लाइंडनेस की जो डिसीज थी वो फैल गई थी, मोस्टली कैंडिडेट वहां के अंधे हो रहे थे, बच्चे भी अंधे पैदा हो रहे थे, तो उनको लगा कि किसी तरीके की डिसीज है। इस डिसीज से बचने के लिए उसने क्या देखा कि यहाँ से निकलना चाहिए और कोई चार्म यानी कि कोई मैजिक या किसी तरीके का एंटीडोट हमें ढूंढना चाहिए, किसके लिए, इस ब्लाइंडनेस से बचने के लिए। इसके कारण वो घाटी से बाहर आ रहा था। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, व्हाट वर द फेवरेबल कंडीशन, वह कौन सी फेवरेबल कंडीशंस थी वैली में अकॉर्डिंग टू द मेंस स्टोरी, उस अर्ली मैन की स्टोरी के अकॉर्डिंग वो फेवरेबल कंडीशन क्या थी जो वैली में थी। ठीक है, स्नोवी पीक्स एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो भाई ऐसा नहीं था। एब्यूडेंट स्प्रिंग, बिल्कुल ठीक है, अच्छी खासी बसंत ऋतु जैसा माहौल था। और ग्रीन पेस्ट्रेस थे, यानी कि हरियाली थी चारों तरफ, मतलब सब कुछ सही था, बढ़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डिड द सेटलर्स बिलीव, वे लोग जो उस घाटी में बसे थे, वाज द कॉज ऑफ चिल्ड्रंस ब्लाइंडनेस, उनका जो बच्चे, उनके जो बच्चे अंधे पैदा हो रहे थे, उन अंधे बच्चों के अंधे होने का रीजन उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो वहां पर सेटलर यानी जो बचे हुए लोग थे। तो दिया गया जर्म्स, यानी कि जर्म्स और इन्फेक्शन, इसके कारण। तो उनके अकॉर्डिंग जर्म्स और इन्फेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती थी। नेग्लिजेंस ऑफ प्रीस्टलेस इमिग्रेंट, जो प्रीस्टलेस यानी कि जिसमें पादरी वगैरह नहीं थे, पुजारी वगैरह नहीं थे, ठीक है ना, और उन्होंने डायरेक्टली प्रवास कर लिया था दूसरी जगह पर जाकर। तो इस तरीके की जो लापरवाही थी, ये रीजन रहा था इनके अकॉर्डिंग कि उनके बच्चे और वे लोग सभी ब्लाइंड हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डिड द मैन कैरी इन हिज वॉलेट, वह व्यक्ति अपने वॉलेट में क्या लेकर जा रहा था टू एड्रेस द इश्यू ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वैली। तो चार्म्स एंड एंटीडोट, जो चार्म्स एंड एंटीडोट्स नहीं थे उसके पास, और वार ऑफ नेटिव सिल्वर, उसके पास एक सिल्वर की पट्टी थी, या फिर हम ये कहें कि सिल्वर का कोई ऑब्जेक्ट था जिसके अकॉर्डिंग वो कैसा होता था, होली होता था, यानी पवित्र होता था। ठीक है, वो अपने साथ ये लेकर गया था जिससे कि वो क्योर कर सके उन डिसीज को जो वहां पर फैल रही हैं, मोस्टली ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैन डिजायर टू बी इरेक्टेड इन द वैली टू काउंटरएक्ट द एप्लिकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी कि बीमारी जो थी, ब्लाइंडनेस जो थी, इस ब्लाइंडनेस से बचने के लिए वह व्यक्ति, या फिर ये कहें कि अर्ली जो मैन थे, सेटलर थे, वो किस चीज को वहां पर इस्टेब्लिश करना चाहते थे घाटी में। श्राइन विद रेलिक्स, यानी कि एक मंदिर जो कि अवशेषों का बना हुआ था, तो बिल्कुल ठीक है। वे लोग क्या थे, उस ब्लाइंडनेस को धार्मिक रीजन मानते थे कि धार्मिक रीजन से हुआ है, हमारे कुछ सिंफुल डीड्स हैं उनके कारण हम लोग अंधे हो रहे हैं, हमारे बच्चे अंधे पैदा हो रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक श्राइन का निर्माण करना चाहिए जो कि यहाँ के अवशेषों से या फिर अच्छी चीजों से, होली ऑब्जेक्ट से बना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द मैन डिस्क्राइब द स्ट्रीम, उस व्यक्ति ने स्ट्रीम को किस तरीके से डिस्क्राइब किया, दैट वंस मेड द गोर्ज, जिसने या जिसके द्वारा कभी घाटी का निर्माण हुआ था। वो घाटी जिस चीज से बनी थी, जिस स्ट्रीम से, वो स्ट्रीम कैसी थी, इट वर्स्ट फ्रॉम अ रॉकी केव, या एक रॉकी केव से निकली थी। इट फ्रोज इनटू मैसेज, इट फ्लो अलोंग द वास्ट क्लिफ्स, और इट क्रिएट अ वाटरफॉल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। मे बी कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा,
जब आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो पॉसिबल है कि लगभग 1 to 3 पेजेस जब आप स्टोरी के पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि स्टोरी लगभग 2 से 3 पेज तक इसी तरीके से इंट्रोड्यूस की गई है। इसमें नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को आगे बढ़ाया गया है। उसके बाद में जो मॉडर्न माउंटेनियर है उसकी कहानी आती है जब वो इस वैली में जाता है, ठीक है ना। तो लगभग 2-3 पेज तक ये कहानी का इंट्रोडक्शन है जिसमें कहानी चल रही है और बताया गया कि जो वैली है उसका इस्टेब्लिशन कैसे हुआ था, उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, उसी पर आधारित अभी हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। यानी कि बिल्कुल शुरुआत से, कहानी की शुरुआत से लेकर हमने क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड द मैन बिलीव वाज द रीजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधेपन का कारण क्या था, वो लोग अंधेपन का कारण क्या समझते थे। तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया है, नेग्लिजेंस ऑफ क्रिस्टलेस इमिग्रेंट्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड द मैन एनविजन द श्राइन टू बी इरेक्टेड इन द वैली, यानी कि वो किस तरीके की श्राइन, किस तरीके के मंदिर का निर्माण करना चाहता था। कॉस्टली एंड एक्स्ट्रावेगेंट, स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, तो उसका जो श्राइन निर्माण करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो था हैंडसम, चीप एंड इफेक्चुअल, यानी कि वो अच्छा हो, चीप हो और इफेक्चुअल भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैन इंसिस्ट वाज नॉट प्रेजेंट इन द वैली, वह व्यक्ति किस चीज पर जोर दे रहा था कि जो कि वैली में मौजूद नहीं थी, और उसका ये इंसिस्टेंस कैसा था, सिमिलर टू द इंसिस्टेंस ऑफ एन एक्सपर्ट लायर, यानी कि ऐसा इनएक्सपर्ट लायर, जिसको इनएक्सपर्ट लायर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसको जानकारी नहीं हो, किसी चीज के होने का दावा कर रहा हो। तो वह जो व्यक्ति था वो इंसिस्ट कर रहा था कि इस घाटी में एक चीज नहीं है, वो चीज क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज है नेटिव सिल्वर, यानी यहाँ पर जो सिल्वर है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसके कारण ये सारी बीमारियां हो रही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड द मैन होप टू ब्रिंग बैक टू द वैली टू काउंटरैक्ट द ब्लाइंडनेस प्लेग, जिस अंधेपन की जो महामारी है इससे बचने के लिए वह व्यक्ति किस चीज को लेकर आता है, तो वह लेकर आता है पायस एंड इनफेलिएबल रेमेडीज, यानी कि पवित्र और अचूक इलाज, इन चीजों की खोज में वो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेटलर्स पूल देयर रिसोर्सेज टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वैली, क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि जो ब्लाइंडनेस जो बीमारी थी उनकी, उस बीमारी से बचने के लिए अपने रिसोर्सेज को उन्होंने किस तरीके से यूज किया। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बाइंग होली हेल्प विद मनी एंड ऑर्नामेंट्स, उनके पास जो भी चीजें थी उनसे उन्होंने क्या किया था, होली स्क्रिप्चर या होली ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजों को उन्होंने परचेज किया था, उस पर उन्होंने अपनी सारी चीजों को इन्वेस्ट किया था। ओके, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, What kind of climate did the valley have in contrast to the outside world during the मिंडोवामा आउटब्रेक, बाहरी दुनिया की अपेक्षा मिंडोवामा आउटब्रेक के दौरान वैली का जो क्लाइमेट था वो कैसा था। अब इतना बड़ा प्रकोप हुआ था तो वैली का जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, वो कैसा होना चाहिए, तो वो अगेंस्ट था। कैसा अगेंस्ट था, फ्यूअल विद नो रेन और स्नो, ठीक है, मतलब फेवरेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैन डिस्क्राइब द क्लिफ्स सराउंडिंग द वैली, तो जो क्लिफ्स थी उस वैली के चारों ओर उनको उसने किस तरीके से डिस्क्राइब किया था। उसने उनको कहा था कि वास्ट क्लिफ ऑफ ग्रे ग्रीन रॉक क्रेप्ड विद आइस, ठीक है ना, वो जो क्लिफ थी वो बहुत ही बड़ी थी, ग्रे ग्रीन थी और रॉक थी उनमें, और साथ में उनमें बर्फ थी, बर्फ से ढकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What was the man's belief regarding the cause of the settlers application, यानी जो व्यक्ति था, जो अर्लियर सेटलर था, या फिर ये कहें कि लास्ट पर्सन था जिसको दिखाई देता था, उसके अकॉर्डिंग उनकी समस्याओं की जड़ क्या थी। ठीक है, तो उनकी समस्याओं की जड़ थी नेग्लिजेंस इन सेटिंग अप अ श्राइन, यानी कि एक मंदिर बनवाने में लापरवाही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैन डिस्क्राइब द हैंगिंग फॉरेस्ट ऑन वन साइड ऑफ द वैली, तो हैंगिंग फॉरेस्ट को कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया। हैंगिंग फॉरेस्ट क्या था, तो हैंगिंग फॉरेस्ट क्या था, फॉरेस्ट विद रेयर एक्सोटिक ट्रीज, फॉरेस्ट ऑफ पाइन, पाइन ट्रीज का फॉरेस्ट था। वो करता क्या था, होल्डिंग बैक एवरेजेस, यानी कि जो
बोलते हैं मृदा अपरदन होता है उसको रोकता था। ये पाइन फॉरेस्ट था, वो मिट्टी के कटाव को रोकता था, या फिर ये कहे कि जो रॉक स्लाइडिंग होती थी उसको होने से रोकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैन एट्रीब्यूट द ब्लाइंडनेस प्लेग टू इन एब्सेंस ऑफ अ श्राइन। तो जर्म्स एंड इन्फेक्शन ये तो नहीं था, ये लोग जानते ही नहीं थे इसके बारे में। सिंफुल डीड्स ऑफ द सेटलर्स, तो ये अपने जो सिंफुल डीड्स थे इनको ही जिम्मेदार मानता था इन सारी चीजों का, जो भी ये समस्याओं से घिरे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डिड द मैन होप टू फाइंड इन द लोअर वर्ल्ड टू काउंटरैक्ट द ब्लाइंडनेस एप्लीकेशन। यानी कि इस बीमारी से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, पायस एंड इनफेबिबल रेमेडीज, पवित्र और अचूक इलाज ढूंढने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डिड द मैन डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द डिम आइड यंग माउंटेनियर टेलिंग द स्टोरी। ये डिम आइड, देखिए डिम आइड यंग माउंटेनियर जो है ये वो नहीं है जो मॉडर्न माउंटेनियर है, ठीक है ना। ये हम बोल सकते हैं लास्ट पर्सन है जिसको दिखाई देता था उस वैली में, और उसने बहुत कोशिश की कि उस बीमारी को वहां पर खत्म कर दिया जाए। तो उसने जो स्टोरी सुनाई थी वो किस तरीके से सुनाई थी, ठीक है। तो वो माउंटेनियर कैसा था, वो था सनबर्न्ट यानी कि धूप से झुलसा हुआ, गॉन्ट मतलब कमजोर, और बहुत ही ज्यादा चिंतित। तो इस कहानी को बता रहा है कि कैसे वो वहां पर सेटल हुआ था, कैसे वहां के लोग बीमारियों से ग्रसित हो गए थे। हाउ डिड द मैन एनविजन द श्राइन टू बी इफेक्टिव, यानी वह व्यक्ति किस तरीके से उस मंदिर के बारे में बात कर रहा है कि मंदिर जो है वो किस तरीके से इफेक्टिव रहेगा उस बीमारी से बचने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या था, थ्रू एडवांसेस नहीं था, बाय द पावर, ठीक है, बाय द पावर ऑफ फेथ, यानी कि जो फेथ है उसके विश्वास की जो ताकत है, और रिलीजियस आर्टिफैक्ट हैं उनके द्वारा अगर मंदिर बनाया जाए तो वो मंदिर क्या किया जाएगा, मंदिर से सारी जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उस घाटी की, और जो लोगों में समस्या, सारी समस्याओं का निपटारा किया जा सकता है। तो ये क्लास 1 थी इसके एमसीक्यूज की। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी ही आएगी। उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप लोग आराम से इसको एक बार लर्न कर लीजिए, और इसका जो समरी है हो सके तो इसका टेक्स्ट आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिए, तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है।